हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज 9th वीडियो लेक्चर फॉर द चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, इन अवर लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव सीन द फर्स्ट टॉपिक ओनली फॉर द टॉपिक सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। ये ग्राफ वाले टॉपिक में पहला टॉपिक हमने देख लिया है, पहला फंक्शन देख लिया है हमने, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने बताया था कि अगर इस तरह की पैटर्न में अगर कोई भी इक्वेशन हो, इस तरह की पैटर्न में अगर कोई भी इक्वेशन हो, जैसे x³ - x² + 2 या फिर x⁴ + 2x + 1, मतलब x के कुछ पावर होंगे और वो पावर हमेशा ही इंटीजर होंगे, और वो भी कैसे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये पावर जो है x का n जो है ये दैट इज़ 2 1 3 वट एवर, माइनस नहीं होना चाहिए एंड कोई नॉन इंटीजर भी नहीं होना चाहिए। अगर ठीक है, अगर नॉन इंटीजर है तो भी उसको पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोल सकते, और अगर नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पे पावर में तो भी उसको पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोल सकते। तो इस तरह की पैटर्न में अगर कोई इक्वेशन है देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर पावर n = 0 है देन इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अगर पावर n = 0 है तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, सिर्फ a0 वाला टर्म आएगा। ये पावर n = 0 रखने से सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगा दैट इज़ a0, मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगर पावर n = 1 होता है तो ये पहले दो टर्म आएंगे, x = 1, x का पावर 1 है इसलिए a0 + a1x, दैट इज़ लीनियर फंक्शन, है ना। इन जनरल ax + b लिखते हैं हम। अगर पावर n = 2 है तो मैक्सिमम पावर n = 2 है, मतलब वो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा, दैट इज़ a0 + a1x + a2x², है ना। इन जनरल इस तरह से लिखते हैं ax² + bx + c, और इसमें हमेशा ही a not = 0 होता है, दैट इज दिस ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर। ओके, एंड अगर पावर n = 3 4 5 6 इस तरह से है तो उसके बेस से हमको क्यूबिकल पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैविंग पावर 4 दैट इज डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7 एंड सो ऑन, इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। और सभी के ग्राफ में कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा आएगा, देखो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा ही पैरेलल एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन आएगी, है ना, और उसका डोमेन हमेशा ही r, x की कोई भी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, एंड रेंज उसकी होगी c, दैट इज कांस्टेंट, जो भी f(x) = है वही उसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, लीनियर फंक्शन के ग्राफ जो है वो हमेशा ही कोई भी स्ट्रेट लाइन आएगी, एंड वो एक पैरेलल लाइन नहीं होगी, बाकी कोई भी स्ट्रेट लाइन आ सकती है, एंड वर्टिकल लाइन भी नहीं आएगी। वर्टिकल लाइन होगी तो उसको हम कोई फंक्शन का नाम नहीं दे सकते, है ना। अगर कोई लाइन ऐसे वर्टिकल है तो मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, और इस तरह से कोई वर्टिकल लाइन है तो इसको हम कोई फंक्शन का नाम दे ही नहीं सकते, मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, लीनियर फंक्शन भी नहीं है, और कोई भी फंक्शन का नाम नहीं दे सकते हम, है ना। तो ये फंक्शन है ही नहीं, बस वर्टिकल लाइन नहीं होनी चाहिए एंड पैरेलल लाइन नहीं होनी चाहिए एक्स एंड वाई एक्सिस से, बराबर। तो वो हमेशा ही लीनियर फंक्शन होगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन वो इस तरह से क्रॉस में होगी या फिर इस तरह से क्रॉस में होगी, इसकी रेंज एंड डोमेन दोनों आर है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है which is not parallel line or not vertical line, not vertical line and not horizontal line। ठीक है, horizontal line मतलब parallel to x axis, vertical line मतलब parallel to y axis। ओके, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब f(x) = x, डोमेन r, रेंज r, और ये स्ट्रेट लाइन स्पेसिफिकली 45 डिग्री से पास होगी, एंड 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस एंड ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। ये स्पेसिफिक कंडीशन वाली लाइन है जिसमें x की वैल्यू कुछ भी रखने पे y की वही वैल्यू आती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन एंड रेंज आर अगेन। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डीपली स्टडी कर लिया था। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा ही किस तरह के आएगा, तो या तो यू शेप अपर साइड होगा या तो यू शेप डाउन साइड होगा। ठीक है, एंड उसकी रेंज एंड डोमेन तो हमेशा आर होगा। रेंज फाइंड करने के लिए मैंने ऑलरेडी प्रोसीजर समझा दी थी, और कैसे ग्राफ बनाना है वो भी मैंने प्रोसीजर समझा दी थी। ठीक है, इन जनरल मैंने बताया था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो पहले देखो ए पॉजिटिव है या नहीं, फिर उसका वर्टेक्स एंड वर्टेक्स फाइंड करने के बाद अगर वो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो उसका ग्राफ इस तरह से ऊपर की साइड आएगा। अगर ग्राफ ऊपर की साइड है तो मतलब माइनस सम पॉइंट -d/4 से इन्फाइनाइट, ये रेंज हो जाएगी। और अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की साइड डाउनवर्ड की डायरेक्शन में हमेशा ही झुका हुआ होगा, तो इसकी रेंज -∞ से चालू करके कोई पॉइंट होगा। सो -∞ टू द पॉइंट इज वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो बेस्ड ऑन दैट आपके माइंड में ये हिंट रखनी है आपको, और तुरंत ही आपको ये रेंज एंड वर्टेक्स
के कंसेप्ट को याद करके ये सब कुछ फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी हिंट रख के आप कभी भी रेंज फाइंड कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये सब कुछ अगेन फिजिक्स में भी आएगा, डेफिनेटली केमिस्ट्री में भी हो सकता है। तो फिजिक्स में भी इस तरफ के कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे और वहाँ पे सर बोलेंगे सर बच्चों रेंज फाइंड करके दिखाओ, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। मैक्सिमम वैल्यू जब भी इस तरह का इक्वेशन होगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिट होगी, तो इस तरह के इक्वेशन में हमेशा ही मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछेंगे, और जब ए नेगेटिव होगा तब हमेशा ही मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वो पूछेंगे फिजिक्स के सर भी। तो वो दूसरी कोई तीसरी मेथड सिखाएंगे, बट आप ये भी शॉर्टकट तरीका याद रख सकते हो। दूसरी तीसरी जो भी मेथड है, जो भी डेरिवेटिव के यूज़ से जो मेथड सर सिखाएंगे फिजिक्स वाले सर, वो डेफिनेटली हम लोग भी पढ़ेंगे, बट हम लोग वो 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, इन डिटेल, वो डिटेल में पढ़ेंगे 12th में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी फिलहाल शॉर्टकट तरीके सीखते हैं सभी अलग अलग तरह की फंक्शन की रेंज फाइंड करने के, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में डिस्कस की। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने क्या बताया कि आपको अगर ग्राफ आपके पास, अगर सबसे स्टार्ट करते पहले कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ ऐसा है, लाइन, ठीक है। फिर अगर लीनियर फंक्शन है n=1 है तो ग्राफ कुछ भी कोई क्रॉस लाइन होगी, मतलब इस तरह से इंक्लाइन लाइन होगी कोई भी, है ना, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पे होगी, वर्टिकल भी नहीं हो सकती और हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकती। हॉरिजॉन्टल है तो डायरेक्टली कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सभी लीनियर फंक्शन है, बराबर, ax + b, और ये सिर्फ f(x) इक्वल टू, ये समझ लो a है, ये f(x) इक्वल टू ax + b। अगर फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, तो मैंने क्या बताया, या तो ग्राफ ऊपर की तरफ झुका हुआ, नीचे की तरफ झुका हुआ, या तो फिर ऊपर की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो अब यहाँ से मैंने ग्राफ नहीं बताया आगे। अगर समझ लो कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिकल हो तो क्यूबिकल वाले इक्वेशन में ग्राफ कैसे होगा, तो समझ लो f(x) इक्वल टू ax³ + bx² + cx + d, इस तरह की फॉर्मेट में है। तो ग्राफ इस तरह से हो सकता है ना। अगर 2 पावर है ना, 2 पावर, तो एक ही झुकाव आएगा, एक ही झुकाव, एक बार ऊपर गया वहाँ पर नीचे चला गया, बस खत्म। 2 पावर है तो एक ही झुकाव, है ना, एक ही मोड़ आएगा। अगर 3 पावर है तो 2 मोड़ आएंगे, है ना, 2 मोड़, एक यहाँ पे मोड़ आया, देखो ये वाला एक मोड़ और ये वाला मोड़, 2 मोड़ आएंगे, है ना। ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, समझ लो, है ना। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 रूट होने ही चाहिए। कभी कभी ऐसा सोचते स्टूडेंट कि चलो सर ये तो 3 पावर वाला इक्वेशन है तो 3 रूट होने ही चाहिए, तो ये मतलब ऊपर गया तो फिर ऐसा होना चाहिए कि ये नीचे आए ही, ज़रूरी नहीं है ना। जैसे क्वाड्रेटिक में कभी कभी कैसा होता है कि रूट नहीं होते तो ऊपर से ही चला जाता है, नीचे एक्स एक्सिस को कट करने आएगा ही नहीं, है ना। ये ऊपर से ही चला गया, एक्स एक्सिस को कट करने नहीं आया, मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, ये वापस एक्स एक्सिस को कट करने नहीं आया, देखो, और ये ऐसे ही चला गया। तो इसके सिर्फ एक ही रूट है, इसका सिर्फ एक ही रूट है, भले ही ये ग्राफ क्यूबिकल इक्वेशन का हो, लेकिन उसके रूट एक ही है, उसका रूट एक ही है, इसका एक ही सॉल्यूशन है ना। बट अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो एक ही रूट है, मतलब ये तो x³ वाला ग्राफ है, x³ वाला कोई फंक्शन है, तो इसके 3 रूट तो होने ज़रूरी है। एक्चुअल में 3 रूट है, बट 2 रूट जो बाकी के हैं ना, वो दोनों रूट इमेजनरी है ना। एक रूट जो होगा ना वो रियल होगा और बाकी 2 रूट जो होंगे वो इमेजनरी होंगे, ठीक है, इमेजनरी होंगे। तो जब भी ग्राफ क्यूबिकल इक्वेशन का हो तो अब हमेशा ही या तो तीनों के तीनों रियल रूट होंगे, तीनों के तीनों रियल रूट, बराबर। मैंने ये ग्राफ वापस एक बार दूसरी बार बनाया है या आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए कि अगर वो ग्राफ नीचे से आ रहा है, ऊपर गया, वापस एक मोड़ ले लिया, वापस दूसरा मोड़ लिया, वो दोनों, ये तो फिक्स है कि 2 मोड़ लेगा वो, क्यूबिकल इक्वेशन होगा तो 2 मोड़ लेगा, वो तो फिक्स ही है, बराबर। तो या तो वो मोड़ लेके वापस नीचे आके एक्सिस को कट करके वापस ऊपर गया, तो मतलब 3 रूट आएंगे, तो यहाँ पे तीनों के तीनों रियल रूट है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही रियल रूट है और बाकी के 2 रूट जो होंगे वो हमेशा ही इमेजनरी होंगे, ठीक है, हमेशा ही इमेजनरी होंगे। अब कभी कभी ग्राफ ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि मोड आया, ये मैं आपको साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। कभी कभी आपको ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे ऊपर गया, बराबर, यहाँ से ऊपर गया, फिर मुड़ने की कोशिश तो कर रहा है, वापस नीचे आने की कोशिश तो कर रहा है, बट नीचे पहुँच नहीं पा रहा है, ऐसे डायरेक्टली ऊपर चला जाता है। ऐसे ही डायरेक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे उसका स्लोप, अगर उसका स्लोप फाइंड करने जाऊँगा या फिर
वहाँ से अगर मैं टेंजेंट बनाने जाऊँगा, थोड़ा बहुत टेंजेंट के बारे में अगर जानकारी हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उसका टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा। वैसे अगर ये थोड़ी बहुत जानकारी कम है आपके पास तो चलेगा, कोई बात नहीं, बट ऐसा है, आप आगे जाके समझ लोगे ये सब कुछ अगेन, बराबर, आगे मतलब आगे पढ़ोगे 11th-12th में, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये टेंजेंट क्या है और उसके स्लोप क्या है। वैसे थोड़ी बहुत अगर जानकारी है तो ये समझ सकते हो कि टेंजेंट क्या है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे अगर उसकी टेंजेंट बनाए तो वो टेंजेंट हमेशा ही एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, मतलब स्लोप 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब स्लोप 0, ठीक है, बट वो मुड़ नहीं पाएगा, है ना। बट हाँ, एक पॉइंट तो ऐसा आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि चलो ऐसा ऊपर गया और ऐसे ही चला गया, मतलब ऐसा एक भी पॉइंट ना है जहाँ पे उसका स्लोप 0 हो या फिर उसके टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसा पॉइंट नहीं होगा। ऐसा कोई पॉइंट, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे समझ लो ये वाले पॉइंट से वापस ऊपर चला गया, जो पॉइंट से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, जो पॉइंट से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वो हमेशा ही एटलीस्ट उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल होना ही पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे अगर ये पॉइंट से ऊपर चला गया तो वहाँ पे अगर मैं इस टेंजेंट बना लूँ तो इसको इस तरह का टेंजेंट मिलेगा मुझे। अब ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल नहीं है, थोड़ा ऊपर है, देखो ये थोड़ा ऊपर है, ऐसे एक्सिस के थोड़ा इंक्लाइन है, तो ये नहीं चलेगा, उसको थोड़ा बहुत तो नीचे आने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। अब नीचे आते आते वो क्या कहाँ पहुँचा एग्जैक्टली, बस यहाँ से अब थोड़ा अगर नीचे आया होता तो नीचे चला जाता, तो एक्सिस को नीचे कट करने की तरफ, एक्सिस की तरफ वापस मुड़ गया होता, बट वो फिर वहाँ पे नहीं गया और ऐसे ही तुरंत वापस ऊपर चला गया। एटलीस्ट उसको इतना बिहेवियर रखना ही पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट अगेन, वही अगेन उसमें भी एक ही रियल रूट होगा, बट ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अगर लाइव एग्जाम्पल चाहते हो तो आप एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना। किसका? एक्स क्यूब का ग्राफ। ऐसा होता है एक्स क्यूब का ग्राफ। इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बनाने जाऊँगा ना, यहाँ पे टेंजेंट, तो ये टेंजेंट ऐसा कुछ आएगा, बराबर, ये टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, इस तरह का ग्राफ होगा एक्स क्यूब का। और ये एक्स क्यूब क्या है? मतलब क्यूबिकल पॉलिनोमियल इक्वेशन। पीछे वाले कोई टर्म नहीं है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है ना। पॉलिनोमियल टर्म में एटलीस्ट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ये जो एक्स क्यूब है ना, उसका कोफिशिएंट एटलीस्ट वो नॉन जीरो होना चाहिए। उसके सिवा कोई कम नंबर ना हो तो भी चलेगा, बट ये तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 ही होगा हमेशा। तो ये सिर्फ एक्स क्यूब का टर्म है, मतलब 3 पावर वाला टर्म है। 3 पावर वाला टर्म मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वापस मुड़ के नीचे ही आए, थोड़ी देर के लिए भी नीचे आए ना, नीचे न आते हुए डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इस तरह की कोई पैटर्न में ग्राफ बन सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि नीचे से ही ऊपर आए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ग्राफ कि ऊपर से आएगा, बराबर, नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा, वापस नीचे चला जाएगा, तो भी वही सिमिलर पैटर्न, 3 रूट बन सकते हैं। या फिर इस तरह से आएगा तो एक ही रूट बनेगा रियल और बाकी 2 इमेजनरी। दैट इज व्हाट सिमिलर पॉसिबिलिटी दैट यू कैन फाइंड इन क्यूबिकल इक्वेशन। ओके, चलो अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग पावर 4, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो मैंने क्या बताया, अगर 2 पावर है, 2 पावर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक ही मोड आएगा। क्यूबिकल इक्वेशन के लिए 2 मोड आते हैं, है ना, 1-2 मोड। इट मीन्स और कि 4 पावर वाले इक्वेशन में 3 मोड आएंगे। तो समझ लो ऊपर से आया, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऊपर से आया, नीचे से भी आ सकता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया एंड फिर वापस ऊपर गया। देखो कितने मोड मिले मुझे, 4 पावर है तो 3 मोड मिले, 1, 2 एंड 3, है ना, 3 मोड मिले मुझे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 4 रूट मिल जाएंगे। देखो 1, 2, 3, 4, बराबर। अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चारों के चारों रूट, मतलब चारों के चारों पॉइंट एक्सिस को कट करते हो, मतलब ये चारों के चारों रूट रियल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 2 रूट भी चलेगा। ऐसे यहाँ से फिर समझ लो ये पहला वाला मोड, पहले ऊपर नीचे गया, एक्सिस को कट किया तो वापस ऊपर आना ही पड़ेगा, देखो, बराबर। अब यहाँ से फिर वो कहाँ चला गया, ऊपर गया वापस। अब यहाँ से ऊपर जाके वापस नीचे आया, अब नीचे एक्सिस को कट करने आया ही नहीं, ऐसे ही चला गया ऊपर। तो सिर्फ 2 रूट मिले मुझे, सिर्फ 2 रूट मिले, है ना। तो बाकी के 2 रूट कौन से होंगे? यहाँ पे 2, चारों के चारों रियल, तो यहाँ पे 2 रियल 2 इमेजनरी। एंड अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से ही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से आया, एक्सिस को मिलने आया ही नहीं, डायरेक्टली ऊपर चला गया, फिर वापस नीचे आया, वापस एक्सिस को मिलने नहीं आया, वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ पे चारों के चारों रूट इमेजनरी होंगे, है ना, चारों के चारों रूट इमेजनरी। यहाँ पे 2 रियल एंड 2 इमेजनरी।
और यहाँ पे 4 रियल। ये 3 पॉसिबिलिटी है, उससे बाहर की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं बस। और ग्राफ ऊपर से चालू होकर नीचे आएगा, नीचे से चालू होकर ऊपर आएगा, या फिर नीचे से चालू होकर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। अब अगर अगेन देखने वाली चीज़ क्या है, देखो इसमें रेंज की अगर बातें करें ना, रेंज की, तो इसमें रेंज कैसे हो सकती है, तो इसमें रेंज है ना, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पे वो मिनिमम से मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। अगर कुछ ग्राफ ऐसा है बराबर, और नीचे से आ रहा है और कोई पॉइंट से नीचे झुक के वापस ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, इस तरह से कोई है बराबर, तो मैक्सिमम पॉइंट कुछ हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे कुछ मिनिमम पॉइंट हो सकता है बराबर, ये मिनिमम पॉइंट हो गया रेंज का, ये पर्टिकुलर पॉइंट से मिनिमम, फिर वहाँ से लेके इनफाइनाइट बराबर। यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर मिनिमम, फिर वहाँ से इनफाइनाइट तक की रेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कुछ आंसर होगा, तो ये पॉइंट से लेके इनफाइनाइट तक उसकी रेंज होगी। या फिर माइनस इनफाइनाइट से चालू करके ये पर्टिकुलर पॉइंट में जो भी वैल्यू है वो, है ना, जैसे क्वाड्रेटिक में किया था भाई, माइनस इनफाइनाइट से लेके सी, या फिर सी से लेके इनफाइनाइट, इस तरह की 2 पॉसिबिलिटी में मेरे पास रेंज बन सकती है। ये 4 पावर में ऐसी पॉसिबिलिटी है, जैसे 2 पावर में है, क्वाड्रेटिक में है, वैसे ही 4 पावर में है। बट आपने नोटिस ना किया हो तो मैं एक बार दिखा दूं, क्यूबिकल इक्वेशन में रेंज आर हो जाएगी खत्म। देखो नीचे से चालू करके सभी पॉइंट ले लिए, समझ लो नीचे से चालू करके ये सभी पॉइंट ले लिए बराबर, पूरी की पूरी वाई एक्सिस कवर हो गई। फिर अगेन ये सभी के पॉइंट के लिए भी अगेन वही वाई एक्सिस, आपस यहाँ से भी पूरी की पूरी वाई एक्सिस कवर हो गई। देखो तो इसकी रेंज जो होती है ना वो माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट होगी। तो अब इन जनरल में लिखूँ तो क्यूबिकल इक्वेशन कोई भी हो उसकी रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। 4 पावर वाले कोई भी इक्वेशन में रेंज हमको अलग से फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे क्वाड्रेटिक में हमने फाइंड की थी वैसे ही। क्वाड्रेटिक में हमने क्या बताया था, माइनस इनफाइनाइट से लेके पर्टिकुलर पॉइंट या फिर पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इनफाइनाइट, वैसे रेंज होती थी। वैसे ही क्यूबिकल इक्वेशन 4 पावर वाले इक्वेशन में कोई पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इनफाइनाइट होगी, है ना। तो इन जनरल में 1-2 पॉइंट लिखूँ तो ये मैंने इन जनरल नोट लिख ली। देखो अगर एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री ऑड, अगर उसकी डिग्री ऑड है मतलब कौन कौन से फंक्शन, जैसे मैंने अभी दिखाए थे x⁻³ + 2x² + 1, है ना, x⁻5 - 2x³ + 2x + 1, ये सब ऑड डिग्री वाले फंक्शन है। तो इसमें हमेशा ही रेंज होगी r एंड डोमेन भी r। डोमेन तो हमें पता है, डोमेन तो हमेशा ही पॉलिनोमियल फंक्शन में r ही होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो फिर वो या तो कांस्टेंट फंक्शन है, या फिर लीनियर फंक्शन है, या फिर क्वाड्रेटिक है, या फिर क्यूबिकल इक्वेशन 4 पावर 5 पावर कोई भी इक्वेशन हो, डोमेन हमेशा ही आर होगा, क्योंकि वो एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए वो डिफाइन होता है। तो डोमेन हमेशा ही आंख बंद करके आर लिख सकते हो। ये खास याद रखना, ये सेंटेंस, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा ही आर होता है। यहाँ पे एक्स कुछ भी रखो आपको आंसर मिलेगा और मिलेगा ही, ये पर्टिकुलर इक्वेशनों में, है ना। ये सभी इक्वेशन के अंदर आप कुछ भी एक्स रखो, यू विल ऑलवेज गेट आंसर। ऐसी कोई वर्ड में एक्स की वैल्यू है ही नहीं जो यहाँ पे रखोगे और आंसर नहीं मिलेगा। इसीलिए वर्ड के सभी नंबर को मैं कलेक्ट करके रख लूँ तो वो आर हो जाता है, रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर रखूँ आई कैन गेट आंसर, और डोमेन वही है, इफ आई कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच आई कैन गेट आंसर देन दोज वैल्यू ऑफ एक्स इज डोमेन, दोज परमिटेबल वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज डोमेन। तो डोमेन मतलब आर, है ना। तो फिर वो पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री उसकी ऑड हो या फिर इवन हो, उसका डोमेन हमेशा आर रहेगा बराबर। रेंज में अगर डिग्री ऑड है, तो उसकी रेंज होगी आर। जैसे ऑड डिग्री वाले में ये भी आ जाएगा भाई x+1, इसकी भी डिग्री ऑड है, देखो x का पावर 1। तो आपको अगर याद हो तो x का पावर 1 मतलब लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन का ग्राफ भी ऐसे देखोगे क्रॉस लाइन, तो उसकी भी रेंज क्या हो गई, आर हो गई, देखो, है ना। उस याद होगी आपको मेरे ख्याल से। तो कोई भी ऑड पावर वाले पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज आर है। ये याद रखने से फ़ायदा क्या होता है पता है आपको? ये याद रखने से ये फ़ायदा होता है कि आप कभी भी कोई फंक्शन देख लोगे और वहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हाँ है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाँ है, और वहाँ पे अगर डिग्री ऑड है तो तुरंत आपके माइंड में शॉर्टकट या तरीका माइंड में तुरंत घुस जाएगा कि हाँ ये तो इसका ग्राफ में बनाऊंगा तो यहाँ से नीचे से ऊपर आके वापस ऊपर चला जाएगा, समझ लो क्यूबिकल है। तो अगर 5 पावर है तो 5 पावर है तो भी समझ लो, अगर 5 पावर है तो भी या तो नीचे से ऊपर आएगा, फिर एक मोड नीचे लेगा, फिर ऊपर एक मोड लेगा, नीचे ऊपर ऐसे 4 मोड लेगा वो, है ना। 1 2 3 4 ऐसे 4 मोड ले लिए, 4, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, है ना।
4 मोड लेके ऊपर चला गया, मतलब ये तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक पूरा का पूरा है, तो इसकी रेंज क्या हो गई भाई, तो इसकी रेंज हो गई आर, ख़त्म। तो ये छोटी मोटी सोच अगर आपके पास है तो आप तुरंत 1 सेकंड में ये सब कुछ माइंड के अंदर सोच के आप रेंज बना सकते हो, इसलिए ये सब मैंने हिंट दे दी। अगर पावर 4 इवन है, अगर पावर इवन है पॉलिनोमियल फंक्शन का, डिग्री इवन है, तो फिर रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। तो फिर वहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, डोमेन तो आ रही है बट रेंज आपको फाइंड करने की पड़ेगी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेंज फाइंड की, वैसे ही 4 पावर वाले इक्वेशन में रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। 6 पावर वाले इक्वेशन में भी रेंज फाइंड करने के लिए मुझे उस सबसे मिनिमम वाला पॉइंट या सबसे मैक्सिमम वाला पॉइंट देखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट होगा जहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो मिनिमम होगा, है ना, टेम्पररी मिनिमम होता है, इसको लोकल मिनिमा बोलते हैं, इसको लोकल मिनिमा, है ना, लोकली मिनिमा बना। बट ये 2 लोकल मिनिमा में से दोनों में से जो सबसे छोटा हो उसको ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं, है ना। ये दोनों में एक्चुअली ये दोनों लोकल मिनिमा है, बट ये दोनों लोकल मिनिमा में जो सबसे छोटा हो उसको ग्लोबल मिनिमा भी नाम देते हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को ग्लोबली मिनिमा है और लोकल मिनिमा तो है ही। सिमिलरली ये दोनों पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, बट ये दोनों पॉइंट में जो बड़ा हो उसको ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं। ये सब कुछ हम अगेन 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, सॉरी 12th स्टैंडर्ड में, हाँ 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ेंगे और उसमें भी पार्ट 1 में पढ़ लेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, फिर ये दोनों में से छोटा कौन सा हो वो अगेन हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी और वहाँ से लेके इनफाइनाइट तक हमारी रेंज होगी। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू इन अवर 12th स्टैंडर्ड, वो हम वहाँ पे इस तरह से सीखेंगे, ठीक है, रेंज फाइंड करने की मेथड। ओके, बस तो इतना ही था पॉलिनोमियल फंक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं रेशनल फंक्शन की तरफ, ठीक है। रेशनल फंक्शन मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे ऊपर एफ ऑफ एक्स नीचे जी ऑफ एक्स, 2 फंक्शन का रेशियो है, वो दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल होंगे, मतलब ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अगर इस तरह की पैटर्न में कोई फंक्शन हो तो उसको हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। जैसे एज एन एग्जाम्पल इस तरह का 2x + 1 / x³ + 1, या फिर मैं एक आध 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दूँ तो ये x² - 2x + 1 / x⁵ - 2x + 3, तो ये भी एक रैशनल फंक्शन है ना, ये भी एक रैशनल फंक्शन है, बराबर। फिर x/x + 1 ये भी एक रैशनल फंक्शन है, 1/x ये भी एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है। x - 7/x + 2 ये भी एक रैशनल फंक्शन है। तो ऊपर नीचे अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हो, मतलब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर नीचे दोनों लीनियर, बराबर, तो इस ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसको हम रैशनल फंक्शन कह सकते हैं। और यहाँ पे हमको हमेशा ही डिनोमिनेटर डोमेन फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमेशा ही क्या करेंगे, डोमेन आर होगा, डोमेन ऑलवेज आर, बट आर में से कौन सा पॉइंट निकाल लोगे आप, तो आर में से वो वाला पॉइंट निकाल लोगे जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। जैसे अगर मैं इसका डोमेन फाइंड करूँ तो डिनोमिनेटर 0 किसके लिए बन रहा है, x = 0 के लिए, तो डोमेन r - 0। इसका अगर डोमेन फाइंड करूँगा तो इसके लिए डोमेन होगा r - 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे बन रहा है भाई, -2 के लिए, है ना। -2 रखूँगा x की जगह तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो r - 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डोमेन फाइंड कर सकते हैं, है ना। डोमेन फाइंड करने का तरीका क्या, r - ऐसा x जहाँ पे g ऑफ x = 0 होगा, = 0 है ना, = 0 है, यहाँ पे भी नॉट = 0 नहीं है, = 0। ऐसा x को ऐसे इस तरह के x को सब्ट्रैक्ट कर लो, निकाल दो जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है। एंड रेंज फाइंड करने का तरीका अलग से स्टडी करना पड़ेगा, नीड प्रोसीजर टू फाइंड, है ना। रेंज हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, वी नीड प्रोसीजर टू फाइंड, है ना। और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और ग्राफ ऑफ दिस रैशनल फंक्शन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हम इस तरह की पैटर्न के कोई भी ग्राफ डायरेक्टली बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, वी डोंट नीड टू मेक दिस, है ना। बट हाँ, अगर कोई लीनियर बाय लीनियर होता है ना, तो लीनियर बाय लीनियर मतलब इस तरह का, तो इस तरह की पैटर्न का अगर कोई ग्राफ है, मतलब इस तरह की पैटर्न का कोई ग्राफ है, ये लीनियर बाय लीनियर वाला, तो लीनियर बाय लीनियर वाला ग्राफ अगर थोड़ा बहुत पता है तो फिर थोड़ी बहुत कोई क्वेश्चन में हिंट मिल जाती है ना। ये भी लीनियर बाय लीनियर है, देखो। तो लीनियर बाय लीनियर अगर होता है तो उसका ग्राफ बनाने की मेथड है, दैट वी विल डिस्कस इन पर्टिकुलरली JEE लेक्चर्स, है ना। वो हम JEE लेक्चर में थोड़ी बहुत स्टडी कर लेंगे, लीनियर बाय लीनियर के ग्राफ, ठीक है। लीनियर बाय लीनियर के ग्राफ में हम कहाँ स्टडी करेंगे, JEE वाले लेक्चर में। बाकी कोई ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट है नहीं रैशनल फंक्शन के, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे 5 पावर वाली इक्वेशन है, वी डोंट नीड ग्राफ फॉर दैट, है ना। इतनी ज़रूरत है नहीं इसके ग्राफ की, ठीक है।
फिर मॉड्यूलस फंक्शन हमने मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमारे बेसिक वीडियो लेक्चर में मॉड्यूलस के बारे में डिस्कस कर ली थी हमने, और मैंने बताया था वहाँ पे भी याद कर लेना एक बार, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और माइनस एक्स कब होता है जब एक्स लेस देन जीरो। इसके लिए स्पेसिफिकली बहुत डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो बेसिक वीडियो लेक्चर में चले जाओ, मेरा बेसिक फंडामेंटल वीडियो लेक्चर जो मैंने यहाँ अब मेरी साइट में अपलोड किया है यूट्यूब में, वो वापस एक बार रिवाइज करो और ये मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में वापस स्टडी करो, तो क्या होगा कि वो सब कुछ एक बार वापस याद आ जाएगा, है ना। उसका डोमेन आर है, ये कैसे लिखा है वो खास करके आपको वहाँ पे जाके एक बार रिवाइज कर लेना है ना, ये कैसे लिखा है। फिर डोमेन आर है, क्यों आर है, क्योंकि अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, चलो इसका ग्राफ बनाए तो कैसे बनाए, थोड़ी देर के लिए चलो इसको भूल जाओ, मेरे पास ये है बराबर, और मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे ग्राफ बनाता हूँ मैं, जनरली हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो पॉइंट लेते हैं। जैसे अगर मैंने समझ लो एक्स इक्वल टू जीरो ले लिया तो आंसर क्या होगा, जीरो, है ना, ठीक है। ये मैं एक्स रह रहा हूँ और ये उसके आंसर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो मैंने एक्स इक्वल टू जीरो लिया तो आंसर जीरो आ गया। फिर एक्स इक्वल टू वन रखा है इसके अंदर, तो मोड वन क्या हो जाएगा, फिर मोड वन हो जाएगा वन। फिर एक्स इक्वल टू टू लेता हूँ तो मोड टू भी टू। एक्स इक्वल टू माइनस वन लेता हूँ तो यहाँ पे माइनस वन लेने पे मोड ऑफ माइनस वन इक्वल टू प्लस वन, तो ये प्लस वन हो गया। एक्स इक्वल टू माइनस टू लेने पे मोड ऑफ माइनस टू बिकम प्लस टू, तो ये भी प्लस टू हो गया। सो फाइनली मैं ग्राफ बनाने जाऊँगा तो क्या होगा, देखो 0 0 ये पॉइंट, फिर 1 1 ये दूसरा पॉइंट, 2 2 ये तीसरा पॉइंट, है ना, ये 0 0 1 1 2 2, फिर माइनस वन प्लस वन, मतलब x इक्वल टू माइनस वन और y इक्वल टू प्लस वन, ठीक है, y इक्वल टू प्लस वन, तो ये पॉइंट हो गया। फिर x इक्वल टू माइनस टू एंड y इक्वल टू प्लस टू, तो ये पॉइंट हो गया। देखो अगर मैं जोड़ दूँ सबको तो ये इस तरह की पैटर्न में वी शेप मिलेगा मुझे, है ना। तो ये जो वी शेप है वही मेरा ग्राफ है, देखो, ठीक है, ये जो वी शेप है वही मेरा ग्राफ है। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ आपको याद रखना है। और आपने नोटिस किया होगा इसकी रेंज क्या होगी, देखो 0 से लेके आगे इन्फाइनेट तक, है ना, 0 से लेके इन्फाइनेट तक ये सभी पॉइंट होगा, ये सभी पॉइंट प्रोजेक्शन आएंगे ना, ये सभी पॉइंट के प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में यही पॉइंट आएंगे। नीचे तो कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा है ना, नीचे कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि नीचे वाले कोई पॉइंट आंसर में नहीं आएंगे, तो वो रेंज नहीं है। तो आंसर क्या है भाई, 0 से लेके इन्फाइनेट तक, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से लेके इन्फाइनेट तक, ठीक है। तो ये हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड्यूलस फंक्शन में अगर मुझे समझ लो मेरे पास अगर इक्वेशन ऐसा है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, समझ लो मेरे पास x प्लस टू है मॉड्यूलस में, ठीक है। तो इसका मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, जैसे याद करो अगर मॉड्यूलस ऑफ x है, सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ x था, तो ग्राफ में x इक्वल टू 0 पे मैं वी शेप बना रहा हूँ, x इक्वल टू 0 के पास मैं क्रॉस कर रहा हूँ, कॉर्नर बना रहा हूँ। तो अगर x प्लस टू है मॉड्यूलस के अंदर, तो x प्लस टू इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 है ना, ये जो पॉइंट है वही इसी को 0 बना के जो पॉइंट मिला, x इक्वल टू 0 मिला, बस वही पॉइंट से मैंने कॉर्नर बना दिया। तो यहाँ पे x प्लस टू इक्वल टू 0 लेके कौन सा पॉइंट मिला, x की आंसर x इक्वल टू माइनस टू मिला। तो x इक्वल टू माइनस टू पे मैं ऐसे वी शेप बनाऊंगा, वी शेप ऐसे, ठीक है, वी शेप में कहाँ पे बनाऊंगा, x इक्वल टू माइनस टू पे, ठीक है। अगेन समझ लो फंक्शन कोई ऐसा है 3x माइनस 4, ठीक है, 3x माइनस 4, तो मैं कहाँ पे अगेन कॉर्नर बनाऊंगा, ग्राफ वही बनेगा वी शेप, बट मुझे कॉर्नर कहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो ये मॉड्यूलस के अंदर जो है उसको 0 बना लूँगा। तो x इक्वल टू क्या मिला 4/3, तो x इक्वल टू 4/3 मतलब 1 और ये 2 के बीच में 1.33, मतलब यहाँ पे कुछ आएगा, तो वहाँ पे मुझे ग्राफ बनाना, वो वी शेप बनाना पड़ेगा। एंड नोटिस करने वाली चीज़ एक और है, अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस के अंदर कुछ x लूँ, x तो ये पहला फंक्शन जो मैंने बताया वही है, फिर x प्लस 1 x प्लस 2 ले लूँ, या फिर x माइनस 5 ले लूँ, या फिर 5 माइनस x ले लूँ, कुछ भी हो बराबर, बट x का कोफिशिएंट 1 या फिर माइनस 1, x का कोफिशिएंट 1 या फिर माइनस 1 हो, तब हमेशा ही ये जो वी शेप होगा ना, उसकी ये जो लाइन होगी ना, वो 45 डिग्री पे होगी, ये दोनों 45 डिग्री पे होगी। और जब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 के सिवा कुछ भी हो, अगर 1 के सिवा समझ लो 2 है 3 है माइनस 1 है, कुछ भी हो, तो ये जो एंगल होगा ना वो 45 डिग्री नहीं होगा। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो अगर ये जो एंगल है ना, ये एंगल सॉरी कांस्टेंट जो है x का कोफिशिएंट, वो अगर 1 से बड़ा हो, अगर 1 से बड़ा हो
तो हमेशा ही मतलब जैसे 2 है 3 है तो हमेशा ही ग्राफ में ये एंगल 45 से बड़ा होगा, मोर देन 45 होगा। और अगर 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है यहाँ पे, मतलब अगर ऐसा है x/2 - 7 ऐसा, अगर इस तरह से है तो वहाँ पे ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल वो 45 से छोटा होगा। ठीक है, ये अभी फिलहाल याद रखो। इसका भी रीज़न अगेन आप स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में 11th में हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये कॉन्स्टेंट कॉफिशिएंट जो है 1 से बड़ा है तो क्यों ये 45 डिग्री से बड़ा, और ये कॉफिशिएंट x का जो है 1 से छोटा है तो ये 45 डिग्री से छोटा एंगल क्यों आएगा। दैट्स व्हाट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड। बट एक चीज़ फिक्स है कि वो कॉर्नर जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, तो इसके इक्वल टू 0 कर लो। जो x मिला वहाँ पे कॉर्नर बना के वी शेप बना लो। अब वी शेप तो मैंने बताया ना, वी शेप तो बहुत सारी पैटर्न होते हैं। जैसे ये वी शेप में इस तरह से भी वी शेप बना सकता हूँ मैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे भी मैं वी शेप बना सकता हूँ, है ना, ऐसे भी मैं वी शेप बना सकता हूँ। ठीक है, तो वी शेप बनाने वाले तरीके अलग अलग होते हैं, डिपेंड्स ऑन एंगल। और जो एंगल होता है मैंने बता दिया, अगर एंगल डिसाइड करना है तो 45 डिग्री से बड़ा लेना है या 45 डिग्री से छोटा लेना है या फिर एग्जैक्टली 45 डिग्री लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर? ओके, नाउ सिग्नम फंक्शन। अच्छा, सिग्नम फंक्शन एक्चुअल में इसका नाम पहले था साइन फंक्शन, ऐसा नाम ऐसा बनाना था, ऐसे एक्चुअल में नाम उसका बनाना चाहिए था, बराबर। फिर साइंटिस्ट लोग, मैथमेटिशियन लोग कंफ्यूज हो गए। अगर मैं इसको साइन फंक्शन बोल दूँ तो बोलने में तो क्या प्रॉब्लम होगा, इसको भी साइन फंक्शन ऐसा बोलूँगा और इसको भी मैं साइन फंक्शन ही बोलूँगा। जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन है उसका भी नाम साइन फंक्शन ही है, नाम तो साइन फंक्शन ही है ना। बोलने में सिमिलर है, लिखने में अलग अलग होता है। इसको साइन फंक्शन तो साइन SIGN लिखते हैं और इसको SIN लिखते हैं। तो लिखने में तो हर एक बार ज़रूरी तो है नहीं कि हर एक बार मैं ऐसा बोलूँ कि साइन फंक्शन तो कौन सा वाला साइन, तो SIN वाला साइन सोचना भाई बच्चों, हाँ। या फिर कभी भी बोलूँ कि चलो बच्चों f(x) = साइन फंक्शन ले लो, तो फिर वापस मुझे स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा वहाँ पे कि भाई SIGN वाला साइन लेना, वो है ना। तो वो अलग अलग लिखा जाता है बट बोला तो सिमिलरली जाता है। इसीलिए इसको मैंने नाम, इसको मैंने नहीं, साइंटिस्ट लोग ने नाम सिग्नम फंक्शन दे दिया। क्या दे दिया? सिग्नम, है ना। अब साइन फंक्शन नाम क्यों रखना था वो सोचते हैं, इसका नाम साइन फंक्शन क्यों रखना था वो सोचते। तो उन लोग ने ये फंक्शन ऐसे बनाया, उन लोग ने ये वाला फंक्शन ऐसे बनाया कि समझ लो कोई भी मैं अगर नंबर ले लूँ, समझ लो मैंने x = 1 ले लिया, तो भी यहाँ पे आंसर प्लस +1 आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर x = 3.5 ले लूँ तो भी यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1, +1। इट विल ऑलवेज डिनोट द साइन ऑफ दिस नंबर। साइन ऑफ नंबर मतलब ये 3.5 की साइन क्या है, +1, 1 की साइन क्या है, +1। अगर यहाँ पे मैं 7.9 ले लूँ तो इसकी साइन भी क्या है, +1। तो कोई भी ये सभी में से कोई भी वैल्यू मैं ले लूँ, मुझे आंसर में क्या मिलना चाहिए, +1 +1 +1, है ना, +1। अगर मैं x = समझ लो -3.98 ले लूँ तो मुझे आंसर में x = समझ लो x = ये ले लूँ तो मुझे f(x) मिलना चाहिए -1, इसकी साइन -1 है ना। तो ऐसा कोई फंक्शन सोचो जिसमें सिर्फ मुझे वो पर्टिकुलर नंबर की साइन मिले, वो पर्टिकुलर x की सिर्फ साइन मिले, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन उन लोग ने ये वाला सोचा। कौन सा वाला? मॉड्यूलस ऑफ x बाई x, ये वाला फंक्शन सोचा उसने। अब इसके अंदर आप क्या करो कि इसके अंदर x = 3.7 रख लो। क्या होता है देखो, f(x) = क्या होगा, मोड के अंदर 3.7 mod x बाई 3.7। तो आंसर क्या है देखो, 3.7 ऊपर न्यूमरेटर का मोड क्या होगा, 3.7 खुद होगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर आंसर बन गया 1। अगर समझ लो मैं x = -4.5 लेता हूँ तो भी क्या होगा देखो, -4.5, तो ऊपर हो गया -4.5, नीचे भी -4.5, तो ऊपर -4.5 का मॉड्यूलस क्या होता है भाई, +4.5, और नीचे एज इट इज़ -4.5। अगेन ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या बना, -1। देखो मिला क्या, हाँ। तो ये प्लस वाले कोई भी नंबर लेने पे आंसर +1 मिलता है और माइनस वाले कोई भी नंबर लेने पे आंसर -1 मिलता है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन हमेशा ही x की साइन देता है, इसलिए इसको साइन फंक्शन नाम रखना था। बट लेटर ऑन दे हैव डिसाइडेड टू से इट इज एज अ सिग्नम फंक्शन। साइनम फंक्शन भी बोल सकते हैं या सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग, कभी कभी सिग्नम फंक्शन बोल लेते हैं, कभी साइनम फंक्शन बोलते हैं। दैट्स व्हाट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल, है ना। ठीक है, और
ये mod x बाय x को इस तरह की लैंग्वेज में लिखना है तो इस तरह की लैंग्वेज में लिखना है तो mod x की जगह मैंने बताया था mod x की जगह क्या क्या लिख सकते हो, तो mod x की जगह आइदर प्लस x या फिर माइनस x, दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फंडामेंटल लेक्चर। प्लस x कब लेना है, जब x पॉजिटिव हो तब, जब x पॉजिटिव हो तब, और माइनस x कब लेना है, जब नेगेटिव हो तब। और इक्वल टू 0 कहीं पे भी रख सकते हो, वहाँ पे मैंने ऐसा बताया था, ऊपर रखो या फिर नीचे रखो, दोनों जगह मत रखो, है ना। रख लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कोई भी एक जगह पे रखो, ठीक है। बट यहाँ पे x इक्वल टू 0 नहीं रख सकता, कहीं पे भी नहीं रख सकता मैं, ये पर्टिकुलर चीज़ों में x इक्वल टू 0 में कहीं पे भी नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसीलिए। तो सिर्फ मैं x इक्वल टू पॉजिटिव रख के मॉड्यूलस x का आंसर पॉजिटिव x या फिर मॉड्यूलस x का आंसर माइनस x, ठीक है। तो ये पॉजिटिव x रखा मतलब x ग्रेटर देन 0, ये नेगेटिव x रखा ऊपर मॉड्यूलस का तो वहाँ पे x लेस देन 0। बट x इक्वल टू 0 के लिए फिर क्या होगा, x इक्वल टू 0 के लिए मैं क्या सोचूं, तो x इक्वल टू 0 के लिए मैं अलग से कुछ नहीं सोच सकता, और x इक्वल टू 0 रखने पे मुझे यहाँ से आंसर नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ से आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए एक्चुअल में ये फंक्शन है ना, एक्चुअल में ये फंक्शन दो कंडीशन में डिवाइड है, एक्चुअल में ये फंक्शन दो कंडीशन में डिवाइड है। सिग्नम फंक्शन को एक्चुअल में डिफाइन करना है तो ये वाला डिफाइन होता है mod x बाय x और 0। mod x बाय x कब होता है, जब x पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, और 0 कब होता है, जब x खुद 0 होता है तब, है ना। तो x 0 होगा तब स्पेसिफिकली 0 की साइन क्या है, पॉजिटिव है क्या, नहीं, नेगेटिव है क्या, नहीं, तो 0 की कोई साइन है ही नहीं, तो 0 के लिए अलग से कंडीशन लिखो, x इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ 0, ठीक है। और इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, प्लस x बाय x दैट इज 1, देखो इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस x बाय x दैट इज -1 फॉर x लेस देन 0, एंड फॉर x इक्वल टू 0 इट इज ऑलवेज 0। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम दिस थिंग्स। ये चेन से हमने लिखा है ना, ये वाली चेन से। पहले हमने ये सोचा, है ना, ये वाली चीज़ सोची हमने, फिर यहाँ से हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया ये वाला, फिर उसको इस लैंग्वेज में लिखा है। तो आप डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हो, या फिर ये दोनों चीज़ सेपरेटली पहले याद रखो, समझो, उसके बाद इसको सोचो, ठीक है। तो अगर लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख लो, अगर डायरेक्टली ये नहीं लिखना है तो इस तरह से लिखो, पहले हो x इक्वल टू mod x बाय x, x अगर 0 नहीं है तो ये वाला, है ना, ये जो है वो एक्चुअल में फंक्शन सिग्नम फंक्शन डिफाइन करता है +1 या फिर -1, और अगर x 0 नहीं है तो x इक्वल टू, अगर 0 नहीं है तो ये वाला, और अगर x इक्वल टू 0 है तो उसकी साइन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं है तो फिर x इक्वल टू 0 के लिए आंसर 0, ठीक है, उसकी कोई साइन नहीं है इसलिए। और mod x को प्लस x एंड माइनस x दोनों अलग अलग कंडीशन में लिख के अगर मैं डिफाइन करूँ तो प्लस x बाय x दैट इज़ 1, माइनस x बाय x दैट इज़ -1 फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, एंड फॉर x इक्वल टू 0 इट इज़ 0, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप लिखना, पहले ये, फिर इसके इक्वल टू ये, और उसके इक्वल टू ये, ठीक है। उसका डोमेन क्या होगा, देखो पॉजिटिव के लिए भी आंसर है, पॉजिटिव के लिए भी आंसर है, नेगेटिव के लिए भी आंसर है, और x इक्वल टू 0 के लिए भी आंसर है, तो डोमेन R। एंड रेंज में सिर्फ 3 ही वैल्यू है, देखो आंसर या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो माइनस होगा, इसलिए रेंज -1, 0 एंड 1 इतनी ही है। और उसका ग्राफ तो आप अब उसका ग्राफ आप खुद से भी बना सकते हो। अगर x पॉजिटिव है तो कोई भी वैल्यू ले लो, अगर मैं x इक्वल टू 10 लेता हूँ तो भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं x इक्वल टू 1000 लेता हूँ तो उसके लिए भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये सभी पॉइंट जो है 1, ये सभी 1000, ये सभी पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूँ, ये लाइन इस तरह से मिल जाएगी, और माइनस वाले कोई भी x की माइनस कोई भी वैल्यू ले लो, उसका आंसर हमेशा ही -1 होगा, इसके लिए वो सभी पॉइंट को जोड़ दूंगा तो ये ग्राफ आ जाएगा। और x पर्टिकुलर x इक्वल टू 0 के लिए आंसर 0 है ना। तो फाइनली जो ग्राफ है मेरा वो ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन, और इस तरफ नीचे ये ब्लू लाइन, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए आंसर 0 है। ये हॉल रखने का मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू 0 के लिए आंसर ये नहीं है और ये भी नहीं है, x इक्वल टू 0 के लिए आंसर यहाँ पे है। और यहाँ पे डार्क किया, देखो ये दिख रहा है डार्क, ये डार्क दिख रहा है, हाँ वो डार्क हॉल है, डार्क 0 है, और कैन से डार्कन शेप में जो बड़ा सा सर्कल बनाया है, और ये इसके अंदर कुछ नहीं रखा है ना, खाली हॉलो 0 है, या फिर हॉलो शेप में सर्कल बनाया हुआ है, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट हम ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं एंड ग्राफ के आंसर बना सकते हैं, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन हो गया। एंड ये लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बराबर, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन बोल सकते हैं या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं, पहले तो ये नया फंक्शन है आपके लिए, इसलिए बॉक्स x इस तरह से, ठीक है, बॉक्स x। तो
वैसे इसको फ्लोर फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्या, फ्लोर फंक्शन है ना, फ्लोर फंक्शन। तो ये फ्लोर फंक्शन जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करें, तो चलो पहले इसको छोड़ दो, ये ग्राफ को भी छोड़ दो, पहले मैं जो समझा रहा हूँ ना वो समझो, है ना, फिर बाद में ये सब कुछ देखना, वरना ये फिर अगेन कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें। तो पहले सोचो कि अगर मेरे पास x की वैल्यू, नंबर लाइन से सोचो, है ना, ठीक है, अगर मेरे पास x की वैल्यू ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी आए, सब मतलब मेरे पास आंसर x की वैल्यू 1.5 है, अगर x की वैल्यू 1.5 है तो उसका आंसर आना चाहिए 1, अगर x की वैल्यू 1.6 है तो भी उसका आंसर आना चाहिए 1, अगर x की वैल्यू 1.8 है, 1.8 तो उसका भी आंसर आना चाहिए 1, 1.99999 है तो भी उसका आंसर आना चाहिए 1, अगेन 2 है तो फिर उसका आंसर खुद 2 ही होगा, अगेन 2 से लेके 3 तक के सभी वैल्यू x के लिए x होगी तो उसका आंसर आना चाहिए 2, है ना। अब ऐसा क्यों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसा क्यों, ये तो ग्रेटेस्ट बोल रहा है और हम लोग आंसर छोटा ले रहे, उससे छोटा ले रहे, तो उसका रीज़न ये है कि उसको समझने के लिए सोचो कि कोई भी नंबर होता है ना, मतलब मैंने ये नंबर ले लिया 2.7, है ना, तो 2.7 एक्चुअल में डिफाइन होता है 2 इंटीजर एंड 0.7 नॉन इंटीजर, ठीक है, ये दो पर्टिकुलर नंबर के इंटीजर से ये डिफाइन होता है, या फिर इसको मैं ऐसा डिफाइन कर, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ 1 एंड 1.7, ये दो पर्टिकुलर नंबर के एडिशन से भी डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे ये इंटीजर पार्ट है, ये नॉन इंटीजर पार्ट है, या फिर इसको 0 एंड 2.7 ये दो पर्टिकुलर नंबर के एडिशन से भी दिखा सकता हूँ, है ना। तो वैसे इसके तो बहुत सारे तरीके होंगे, -1 एक नंबर एंड 3.7 ये दूसरा नॉन इंटीजर, ये दोनों, ये इंटीजर ये नॉन इंटीजर, ये दोनों के एडिशन से भी इसको बना सकता हूँ। तो इस तरह की तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, बराबर। ये सभी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में देखो, ये सभी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में इंटीजर पार्ट कौन सा है, देखो इंटीजर पार्ट या तो इनफाइनाइट से लेके -2 -1 0 1 2, मैक्सिमम इसका इंटीजर पार्ट 2 हो गया। देखो अगर कोई बंदा सोचेगा सर तो फिर इसको ऐसे भी डिफाइन नहीं कर सकते, इसको डिफाइन करने के लिए कोई बंदा सोचेगा सर 3 एंड -1.2 क्या होगा, -1.3 है ना। तो 3 -1.3 ऐसा लेके नहीं कर सकते, तो मैंने ऐसा नहीं किया। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे ये दो पर्टिकुलर नंबर है ना, ये दो पर्टिकुलर नंबर का सब्ट्रैक्शन हो गया और मुझे एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब एक पार्ट ये एंड दूसरा पार्ट ये, है ना। ये 3 एंड दिस नंबर, और ये दोनों अगेन देखो 1.3 हो गया, ये 1.3 भी अगेन इससे कोई रिलेटेड नंबर नहीं है। जैसे ये 2.7 है तो एक्जैक्टली 2 एंड 0.7 ऐसे दो पर्टिकुलर रिलेटेड नंबर आए, और यहाँ पे 3 एंड -1.3। अगर कोई बंदा बोलेगा सर तो फिर इसको ऐसे समझ लो ना, वो बोलेगा सर तो ये यहाँ पे ऐसे भी नहीं लिख सकते हम, 3 एंड -1.3 ये दोनों नंबर का तो एडिशन है ना, तो नहीं चलेगा। तो ये -1.3 इसके साथ कोई डायरेक्टली रिलेशन में नहीं है ना, तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकता कि 3 एंड -1.3 का एडिशन 2.7 है, तो 3 जो है वो मैक्सिमम इंटीजर है और -1.3 नॉन इंटीजर है। तो कोई किसी को ऐसा मैं बोलूँगा कि 2.7 को ऐसे में डिवाइड कर लो, तो वो फिर मुझे बोलेगा कि नहीं ऐसे तो ये नहीं कर सकते, फिर ऐसे करने जाओगे तो फिर ये तो अगेन ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आएगी। तो इस तरह से मैं एक्चुअल में डिवाइड नहीं कर सकता इसको, है ना। 2.7 को 3 एंड -1.3, ये -1.3 डायरेक्टली इसके साथ कुछ रिलेशन में नहीं दिख रहा है ना। तो कुछ ना कुछ तो मैथमेटिक्स में भी रिलेशन चाहिए ना भाई, हाँ ये 2.7 एंड -1.3, यहाँ पे जैसे 0.7 एंड 2.7 के बीच में रिलेशन है कि एक पॉइंट के पीछे वाला पार्ट और एक पॉइंट के आगे वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये 2.7 को मैं बहुत सारी तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, उसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो ये 2 है ना, वो क्या है 2 है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अब जैसे 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो, तो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 अप टू 2.9 2.999 ये सभी नंबर को मैं एक्चुअल में कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, 2 + 0.1 2 + 0.2 2 + 0.3 ऐसे चलते चलते लास्ट में 2 + 0.9 या 0.999 है ना। तो सभी में एक्चुअल में इंटीजर पार्ट कौन सा हुआ, देखो 2 2 2 2। तो इसीलिए एक्चुअल में 2 से लेके 3 तक के सभी नंबर को मैं सभी नंबर के अंदर इंटीजर पार्ट कौन सा है 2। अगेन कोई बंदा बोलेगा सर 2 के लिए क्या होगा, तो 2 के लिए 2
2 के लिए क्या होता है 2 + 0.0 है ना, तो ये 2 क्या हो गया अगेन इंटीजर पार्ट, तो 2 के लिए भी आंसर क्या होता है 2 ही होता है। 2.1 के लिए भी आंसर 2, 2.2 के लिए भी आंसर 2, 2.3 के लिए भी आंसर 2, मैक्सिमम इंटीजर पार्ट होता है 2। तो फाइनली 2 से लेके 3 तक के, 3 खुद नहीं, अगेन 3 के लिए फिर आंसर क्या हो जाता है खुद 3, फिर 3.1 के लिए भी 3, 3.2 के लिए भी 3, 3.8 के लिए भी 3, अप टू 3.999 के लिए भी 3 है ना, फिर अगेन 4 पे अगेन 4 हो जाएगा, ठीक है, 4.1 पे भी 4। तो मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा कि भी किस तरह से मुझे ना ये मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब वापस एक बार नंबर लाइन में जाके देखते हैं, तो देखो 0 से 1 के लिए 1 से 2 के लिए क्या आंसर क्या होता है 1, ठीक है, 1 से 2 के लिए आंसर होता है 1, ठीक है। 0 से 1 के लिए सभी पॉइंट में आंसर है, उसका आंसर 0 है, ठीक है। फिर -1 से लेके 0 के बीच में जो भी नंबर होंगे उसका अगेन मैक्सिमम इंटीजर पार्ट या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है -1, है ना। लेफ्ट की साइड आगे रखो, लेफ्ट की साइड आगे बढ़ो, क्या बढ़ना है -1 की तरफ, इस तरफ, ये लेफ्ट की साइड हमको जो पहला इंटीजर मिलता है ना वही हमारा मैक्सिमम इंटीजर पार्ट होगा, ठीक है। अगर -2 से लेके -1 है तो उसका मैक्सिमम इंटीजर पार्ट होगा -2, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ छोटे छोटे। -3.7 का मैक्सिमम इंटीजर पार्ट क्या होता है -4, -1.2 का मैक्सिमम इंटीजर पार्ट क्या होता है -2, है ना। -1.2 किसके बीच में आएगा -2 एंड -1 के बीच में आएगा, तो उसका मैक्सिमम इंटीजर पार्ट है -2। फिर -0.5 का मैक्सिमम इंटीजर पार्ट कौन सा आता है, तो वो -1 एंड 0 के बीच में है, तो उसका मैक्सिमम इंटीजर पार्ट है -1, है ना, -1। फिर 2.7 के लिए मैक्सिमम इंटीजर पार्ट क्या है 2, 3.5 के लिए मैक्सिमम इंटीजर पार्ट क्या है 3, फिर सिंपली पाई के लिए, पाई मतलब 3.14 डैश 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 ऐसे बढ़ता ही जाएगा, उसका मैक्सिमम इंटीजर पार्ट क्या है 3, है ना। फिर ई एक्सपोनेंशियल का ई जो है ना वो नेचुरल नंबर, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 समथिंग डैश 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 इरेशनल नंबर, उसका भी मैक्सिमम इंटीजर पार्ट क्या है तो 2, ठीक है। तो ये सभी के मैक्सिमम इंटीजर पार्ट हमको पता होने चाहिए भाई, है ना। कभी कभी मतलब मैं ऐसा बना दूँ पाई -2, तो इसका मैक्सिमम इंटीजर पार्ट क्या होगा देखो, तो 3.14 समथिंग समथिंग -2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.14 समथिंग समथिंग आएगा ना, 3.14 समथिंग समथिंग में से 2 निकाल दोगे तो 1.14 समथिंग समथिंग, तो उसका मैक्सिमम इंटीजर पार्ट क्या है 1। तो ये सभी मैक्सिमम इंटीजर पार्ट की वैल्यू फाइंड करना जो है, जो उस वैल्यू फाइंड करने की जो प्रोसीजर है वो हमको परफेक्टली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब देख लो ये एक्सप्लेनेशन, अगेन इसमें x कुछ भी रखो यू विल गेट योर आंसर, आपको हमेशा ही आंसर इंटीजर पार्ट मिलेंगे, बराबर। x कुछ भी रखो आपको इंटीजर पार्ट, इंटीजर वाले आंसर मिलेंगे। तो इसका डोमेन r है और उसकी रेंज हमेशा ही कोई भी इंटीजर, उसका आंसर हमेशा ही कुछ इंटीजर आता है, हमेशा इंटीजर आता है, इसलिए उसकी रेंज z है। और ये देखो बॉक्स x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में आंसर -1, 0 से 1 के बीच में अगर x हो तो उसका आंसर 0। और इक्वलिटी भी देखना, देखो -1 से 0 के बीच में इक्वलिटी यहाँ पे -1 से लेके 0 तक, 0 खुद नहीं लेना है, -1 लेना है, तो -1 से लेके 0 तक के वाले सभी पॉइंट के लिए आंसर -1 है। फिर 0 के लिए आंसर 0 आता है एंड 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू है उसके लिए आंसर 0। अगेन 1 के लिए आंसर 0 नहीं होगा, 1 के लिए आंसर होगा 1। अगेन 1 से लेके 2 तक के सभी पॉइंट के लिए आंसर होता है 1, ठीक है। 2 के लिए अगेन 2 के लिए खुद के लिए आंसर 2 एंड 2 से 3 के बीच में जो भी पॉइंट है उसके लिए आंसर 2। सो बेस्ड ऑन दैट दिस इज गोइंग ऑन, इसे ऐसे चलता ही जाएगा। तो ये सभी पॉइंट के हम मैक्सिमम इंटीजर पार्ट फाइंड कर सकते हैं, है ना। उसका ग्राफ भी देख लेना, ये पर्टिकुलर चीज़ों को देख के ग्राफ बना सकते हो। जैसे x की वैल्यू 0 से 1 है तो अगर x की वैल्यू 0 हो या सिर्फ 0.1, सभी के लिए आंसर 1 है, 0 है। फिर x की वैल्यू अगर 1.5 है तो उसके लिए आंसर 1 है ना, 1.5 का मैक्सिमम इंटीजर पार्ट होता है 1, 1.2 का भी आंसर होता है 1, 1.3 का भी आंसर होता है 1, है ना। देखो वही ये ग्राफ को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, समझ लो मैंने x इक्वल टू 1.2 ले लिया, ठीक है, मैंने x इक्वल टू 1.2 ले लिया, तो उसके लिए आंसर क्या होगा 1, क्योंकि 1.2 का मैक्सिमम इंटीजर पार्ट होता है 1, है ना। तो 1.2 के लिए मुझे आंसर मिलता है 1। फिर 1 समझ लो मैं लेता हूँ 5, तो उसके लिए भी ये 1.2, 1.5 के लिए भी आंसर क्या है 1। तो इस तरह के सभी पॉइंट को मैं जोड़ दूँ
तो ये पूरी लाइन आ जाएगी, है ना। अगेन अगर आप नोटिस करो तो 2 के लिए आंसर 2 नहीं होगा, है ना। 2 के लिए आंसर 1 नहीं होता है। 2 के लिए आंसर क्या होता है, 2 बॉक्स 2 का आंसर होता है 2, तो 2 के लिए आंसर 2 है। यहाँ पे इस तरह से डार्क 0 कर सकते हो, ये भी इस तरह से डार्क 0 कर सकते हो। तो 2 के लिए आंसर एक्चुअल में यहाँ पे होलो पार्ट है और यहाँ पे डार्क 0 है। फिर 3 के लिए यहाँ पे होलो पार्ट है और यहाँ पे 3 के लिए एक्चुअल में आंसर 3 होता है। एंड 3 से लेके 4 तक के सभी पॉइंट का आंसर क्या होता है, 3। अगेन 4 के लिए आंसर होलो पार्ट, बराबर। फिर आगे 4.1 4.2 सभी के आंसर क्या होते हैं, तो सभी के आंसर होते हैं 4 के लिए आंसर 4, 4.1 के लिए भी आंसर 4, ये सभी अप टू 5 के लिए। 5 के लिए आंसर 4 नहीं होगा, फिर 5 होगा, तो ये सभी पॉइंट को जोड़ दूंगा। तो इस तरह के स्टेयर केस में हमको आंसर मिलते हैं। देखो इस तरह की स्टेयर केस में आंसर मिलते हैं। जैसे उसी तरह से -1 के लिए भी -1 से लेके 0 तक के सभी वैल्यू अगर यहाँ पे बॉक्स के अंदर रखूँगा तो मुझे आंसर मिलेंगे -1। -2 से लेके -1 तक की सभी वैल्यू अगर मैं बॉक्स के अंदर रखता हूँ तो उसके आंसर होता है -2, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को जोड़ देता हूँ। अगेन -2 से लेके -3 तक के सभी पॉइंट के आंसर होता है -3, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन इजीली क्रिएट द ग्राफ। और ये ग्राफ हमेशा ही किस तरह से है भाई, इस तरह की पैटर्न में। और यहाँ पे भी ये ग्राफ है भाई, ये 0 से 1 के बीच में भी एक लाइन है, डार्क लाइन, वो दिख नहीं रही बट यहाँ पे एक लाइन है, इस तरह से लाइन चलती ही जा रही है, ठीक है। तो बस यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको मैंने बोला ना, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप नेक्स्ट लाइव वीडियो लेक्चर में भी पूछ लेना कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सर ये वाले डाउट है, ये फलाना ठिकाना, आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। बट डाउट नहीं रहने चाहिए, आपको परफेक्टली पता होना चाहिए। ये सिग्नल फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दो ही आपके लिए थोड़े बहुत नए हैं। बाकी सब कुछ आपके लिए तो पुरानी ही चीज़ें थी, बट मैंने कोशिश की तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिले, उस तरह की कुछ नई डिटेल्ड आपको मैंने दे दी इसके अंदर, ठीक है, ये सभी फंक्शन के बारे में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये सभी कुछ चीज़ें, सभी डिटेल आपको समझ में आई होगी। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया है, बट अगर परफेक्टली देख रहे हो, ये चीज़ें को समझ रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको बोरिंग जैसी चीज़ें तो नहीं ही मिलेगी। आपको कुछ बोरिंग नहीं मिलेगा इसमें। एवरीथिंग यू विल फाइंड इट इज़ ऑलवेज समथिंग इंटरेस्टिंग। वो इंटरेस्टिंग पोर्शन ही आपको दिखाई देगा अगर आपको समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा तो डेफिनेटली ये सब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।